सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर मेंटोर दामिनी। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम अड्डा 24/7 पे। तो आज होने वाला है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, दैट इज योर प्री मेंडेलियन थ्योरी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो को भी जरूर लाइक और शेयर कर दें। लास्ट क्लास में बच्चे हमने मियोसिस के बारे में कंप्लीटली जाना था कि मियोसिस का क्या मतलब होता है। कंप्लीटली खत्म कर लिया था हमने मियोसिस टॉपिक, क्योंकि जो हमारे स्टार्टिंग के 3 लेक्चर थे वो आपका कंप्लीटली सेल साइकिल और सेल डिवीजन पे ही लगे हैं। तो सेल साइकिल और सेल डिवीजन टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। अब बच्चे मैं आपको बताने वाली हूं प्री मेंडेलियन थ्योरी के बारे में। प्री मेंडेलियन थ्योरी के बारे में। अब प्री मेंडेलियन थ्योरी का क्या मतलब है पहले ये जान लेते हैं। प्री मेंडेलियन थ्योरी का क्या मतलब है पहले थोड़ा ये जान लेते हैं, ठीक है। अभी चलो आज का तो टॉपिक नया है, बट जो भी चीजें आपने पढ़नी है, जैसे आप टॉपिक शुरू करते हो बच्चे तो पीछे वाला टॉपिक, पीछे वाली चीजें रिवाइज करते चलो, क्योंकि मैं थोड़ा रिलेटेड चीजें पढ़ाती हूँ। तो जब आप आगे वाली क्लास में जाते हो, अगर कोई सीधा चलो ये तो नया टॉपिक है, अगर आप डायरेक्ट यहाँ से देखते हो तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कहीं भी। बट अगर मान लो ये टॉपिक मेरा आज कंप्लीट नहीं हुआ तो आगे वाली क्लास शुरू करने से पहले तुम लोगों को पीछे वाली क्लास पता होनी चाहिए, ताकि एक लिंक बैठा रहे, ठीक है। नहीं तो आगे वाली क्लास बच्चे देखते फिर बोलते मैम हमें समझ ही नहीं आया। तो तुमने पीछे वाली क्लास नहीं देखी है बच्चे, क्योंकि वो मैं तुम लोगों को लिंक करके पढ़ा रही हूं, ठीक है। अब देखो प्री मेंडेलियन थ्योरी का मतलब होता है बच्चे फादर। देखो अगर जो भी जेनेटिक्स नॉट जेनेटिक्स बट बायो वाले बच्चे होंगे उनको पता होगा कि जो जेनेटिक्स के फादर है वो आपके जीजे मेंडल थे। ग्रिगर जॉन मेंडल जो थे वो आपके जेनेटिक्स के फादर थे, ठीक है। उन्होंने जेनेटिक्स का फाउंडेशन ले किया था, मतलब जेनेटिक्स का आधार मेंडल को कहा जाता है। अब मैं ये चीज यहां पे क्यों बता रही हूं आप लोगों को। जेनेटिक्स का आधार, मैंने बोला मेंडल को जेनेटिक्स का आधार कहा जाता था, पर मेंडल से पहले ऐसे कौन कौन से साइंटिस्ट थे, मेंडल से पहले ऐसे कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने जेनेटिक्स के बारे में बताया था, जिन्होंने जीन्स के बारे में बताया था। आज मैं तुम लोगों को थोड़ा टर्म्स वाला पोर्शन भी पढ़ाऊंगी, अगर इस क्लास में हो पाया, मैंने कोशिश तो करूंगी मैं करवाने की, ठीक है। तो मैं आपको तो ठीक है, मेंडल से पहले ऐसे कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने जेनेटिक्स के बारे में बताया था, जिन्होंने जीन्स के बारे में बताया था, तो वो सारे साइंटिस्ट के बारे में हम जानेंगे, ठीक है बच्चे। चलो चलो शुरू करते हैं अब, ठीक है। पहली थ्योरी, सबसे पहली थ्योरी आ जाती है बच्चे प्री फॉर्मेशन थ्योरी। सबसे पहली थ्योरी आ जाती है प्री फॉर्मेशन थ्योरी, जिसको दी गई थी स्वॉमरडैम और बोनेट के द्वारा, जो स्वॉमरडैम और बोनेट ने दी थी। स्वॉमरडैम और बोनेट ने प्री फॉर्मेशन थ्योरी दी थी। प्री फॉर्मेशन थ्योरी ने इन दोनों ने क्या चीजें बोली थी ये जान लेते हैं। प्री फॉर्मेशन थ्योरी में इन दोनों ने क्या चीजें बोली थी ये जान लेते हैं। इन्होंने बोला था, अब आपको पता है कि जो आपका ह्यूमन बॉडी है उसमें एग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, स्पर्म मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इन दोनों के फ्यूजन से आगे जाइगोट बनता है और आगे फिर एक और बच्चा पैदा होता है, फिर आगे प्रोजेनी पैदा होती है, ठीक है। तो जो आपके स्वॉमरडैम और बोनेट थे बच्चे, जो स्वॉमरडैम और बोनेट थे, उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि जो एग होता है और जो स्पर्म होता है, मेरी ड्राइंग थोड़ी भयानक है तो ध्यान रख लेना, ये स्पर्म मान लो, ठीक है। उन्होंने कहा था कि जो एग और स्पर्म होता है उसमें एक मिनिएचर फॉर्म होती है ह्यूमन की, मतलब उसमें एक छोटा सा ह्यूमन ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, उसमें एक छोटा सा ह्यूमन ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। जब इन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है तो तब एक नया इंडिविजुअल जाके आगे बनता है। तो क्या ऐसा होता है? कमेंट सेक्शन में बताओ। जब तुम ये थ्योरी देख रहे होंगे तो क्या ऐसी चीज होती है कि क्या एग में छोटा सा ह्यूमन प्रेजेंट होता है? क्या एग में छोटा सा ह्यूमन प्रेजेंट होता है? क्या स्पर्म में छोटा सा बेबी ह्यूमन होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो इस थ्योरी को बेटा एक्सेप्ट नहीं किया गया था, इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। मैं आपको बोल रही हूं, मैं आपको पढ़ा रही हूं
प्री फॉर्मेशन थ्योरी के बारे में, जिसमें मैंने आपको बोला स्वॉमरडैम और बोनेट ने प्री फॉर्मेशन थ्योरी दी थी। ईयर आपको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। स्वॉमरडैम और बोनेट ने क्या बोला कि जो एग और स्पर्म है उन दोनों में एक मिनिएचर, एक छोटी सी फॉर्म है ह्यूमन की, एक छोटा सा ह्यूमन ऑलरेडी एग में है, ऑलरेडी स्पर्म में है। जब इन दोनों का फ्यूजन फर्टिलाइजेशन के बाद होता है तो उसमें से एक बड़ा इंडिविजुअल बन जाता है। तो ये चीज तो नहीं होती, ऐसा तो नहीं होता। आज हमें थ्योरीज पता है कि किस तरीके से आगे एक इंडिविजुअल बनते हैं, आज हमें वो चीजें पता है, आज हमें चीजें पता है। तो हमें बेतुकी बात लग रही होगी कि यार स्वॉमरडैम और बोनेट ने क्या बोला यार, क्यों बोला, क्या क्या देख के बोला उन्होंने। आज हमें क्योंकि ऑलरेडी पता चल गई है सारी चीजें, तो हमें ये बेतुकी लग रही है, ये थ्योरीज बेतुकी लग रही है कि यार ऐसा कोई कैसे सोच सकता है, ठीक है। तो जो स्वॉमरडैम और बोनेट थे उन्होंने ये चीज बोली थी, और उन्होंने जब ये चीज बोली कि उन एग और स्पर्म में एक छोटा सा ह्यूमन प्रेजेंट होता है, उन्होंने उसको नाम दिया बच्चे होमनक्यूलस। उन्होंने उनको नाम दिया होमनक्यूलस। आई होप आपको पहली थ्योरी जो प्री फॉर्मेशन थ्योरी है वो समझ में आ गई होगी कि प्री फॉर्मेशन थ्योरी का क्या मतलब होता है। आइए जानते हैं हिंदी में भी, ठीक है। चलो, पूर्व गठन सिद्धांत, पूर्व गठन सिद्धांत थ्योरी क्या कहती है। इस सिद्धांत के अनुसार जो अंडाणु होते हैं, जो एग होते हैं, और जो शुक्राणु होते हैं, जो स्पर्म होते हैं, उनमें पहले से ही एक सूक्ष्म मानव, जिसको होमुकुलस कहा जाता है, मौजूद रहता है। और निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद यही सूक्ष्म मानस धीरे धीरे बढ़ के पूरा मानव बनाता है। तो ये प्री फॉर्मेशन थ्योरी ने बोला था कि जो अंडाणु और शुक्राणु है उनमें एक छोटा सा सूक्ष्म मानव, जिनको होमनकुलस कहा जाता है, वो ऑलरेडी मौजूद रहता है। और जैसे ही निषेचन होता है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, तो वो दो एग और स्पर्म है, जो अंडाणु और शुक्राणु है, वो एक पूर्ण रूप से मानव का रूप ले लेते हैं। तो क्या ऐसा होता है बेटा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कमेंट सेक्शन में जब भी तुम ये वीडियो देखोगे आपने बोलना है नो मैम, प्री फॉर्मेशन थ्योरी इज नॉट एक्सेप्टेड। ये चीज लिखी होनी चाहिए कमेंट में। जितनी भी थ्योरी में मैं तुम लोगों से पूछूंगी कमेंट सेक्शन में आय है, ज्यादा जोर से बोल दिया। सॉरी यार, सॉरी, गले में पता नहीं एकदम से जोर से बोला ना पता नहीं क्या हो जाता है, वो एक हो नहीं जाता गले को, एकदम से तुम जोर से बोलो और गला एकदम सूख सा जाता और ऐसा लग रहा है कुछ अटक रहा है। छोड़ो परे, ठीक है। चलो, मैं आप लोगों को प्री फॉर्मेशन थ्योरी के बारे में बता रही थी, और मैं तुम लोगों को ये बोल रही थी कि जब आप लोग देखोगे इस थ्योरी को तो कमेंट सेक्शन में जरूर बोलना कि मैम प्री फॉर्मेशन थ्योरी इज नॉट एक्सेप्टेड। इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया गया था क्योंकि ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट थ्योरी की बेटा अगर हम बात करें तो नेक्स्ट थ्योरी आ जाती है थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस। थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस जिसको वुल्फ ने दिया था। अब थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस क्या कहलाती है? अब कुछ बच्चे बोलेंगे यार बोरिंग है जेनेटिक्स। फिर एक बच्चा, क्या नाम था उसका, मुझे याद नहीं आ रहा, मैम तुम ऐसा क्यों बोलती रहती हो कि बोरिंग है, ये है जेनेटिक्स डिफिकल्ट है, ये है वो है फलाना है, बोरिंग हो जाता है मैम। तो मैं तो बोलूंगी, मुझे ऑल ओवर बच्चों का सिनेरियो देखना है। मैथ वाले बच्चे मुझे पता है डिमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। बोरिंग इंटरेस्टिंग है यार, इंटरेस्ट से पढ़ा करो। प्री फॉर्मेशन, स्वॉमरडैम ने क्या बोला यार? स्वॉमरडैम ने बोला कि एग और स्पर्म में एक छोटा सा ह्यूमन होता है। ऐसा होता है? नहीं होता है। अब जब देखते हैं वुल्फ क्या बोल रहे हैं, अब देखते हैं कि वुल्फ जी क्या बोल रहे हैं। वुल्फ जी बोल रहे हैं कि जो एग है और स्पर्म को भी मैं ऐसे ही बना रही हूँ यार, स्पर्म को भी मैं ऐसे ही बना रही हूँ, मुझे बनाना नहीं आता। जो एग है और जो स्पर्म है वो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है। अनडिफरेंशिएटेड सेल का मतलब हुआ कि उसमें पहले से ही कोई ऑर्गन या कोई कुछ भी नहीं है, वो बस एक सेल है, वो बस एक एग सेल है। फीमेल में एग सेल होगी और मेल में स्पर्म सेल होगा, उनमें कुछ भी ऑर्गन डेवलपमेंट अभी तक नहीं हुआ है। तो वुल्फ थे, उन्होंने कहा कि जो फीमेल्स में एग है और जो मेल में स्पर्म है वो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, उनमें कोई ऑर्गन डेवलपमेंट अभी तक नहीं हुआ है।
कब होगा? जब उनके बीच में फर्टिलाइजेशन होगा। तो वुल्फ ने ये चीज बोली थी बेटा कि जो एग और स्पर्म ह्यूमंस में होते हैं वो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं और वो डिफरेंशिएट होती हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। वो फर्टिलाइजेशन के बाद पर्टिकुलर ऑर्गन बनाएगी, ऑर्गन से पूरा फिर ऑर्गन सिस्टम पूरा इंडिविजुअल आगे बन जाएगा। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस किसने दी थी, तो आप बोलोगे थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस वुल्फ ने दी थी। वुल्फ ने यह कहा था कि एग और स्पर्म अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं और डिफरेंशिएशन होता है उनका ऑर्गन्स में या एक पूरे इंडिविजुअल में। कब? फर्टिलाइजेशन के बाद। कब? फर्टिलाइजेशन के बाद। हिंदी वाले बच्चे हिंदी में भी आ जाते हैं, ठीक है। उपजनन एक तो सिद्धांत निकल ही नहीं रहा है, बिंदी कहीं और ही लग रही है। उपजनन सिद्धांत, ठीक है, इसको वुल्फ ने दिया था। अब क्या बोला वुल्फ ने हिंदी में? इस सिद्धांत के अनुसार अंडाणु और शुक्राणु अविभेदित मतलब अनडिफरेंशिएटेड, उसमें कोई ऑर्गन नहीं बना है, उसमें कुछ भी नहीं है, वो एकमात्र सेल्स हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जो अंडाणु और शुक्राणु होते हैं वो अविभाजित कोशिकाएं होती हैं और इनका विभेदन मतलब इनका जो डिफरेंशिएशन हो रहा है और इनका डिफरेंशिएशन विभिन्न अंगों में कब होता है? निषेचन के बाद होता है। निषेचन के बाद युग्मक, हम क्या बोलते हैं कि जब अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं तो आगे युग्मक बनता है। युग्मक का क्या मतलब होता है? युग्मक मतलब होता है जाइगोट, युग्मज। तो आगे चल के युग्मज बनता है, दैट इज योर जाइगोट। और उसके बाद आगे चल के आपका पूरा इंडिविजुअल बन जाता है। पूरे सारे अंग, सारे ऑर्गन, सारे ऊतक बनना शुरू हो जाते हैं। आई होप बच्चे आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो चुका होगा कि एग और स्पर्म अनडिफरेंशिएटेड है, उनमें कुछ भी नहीं है, अंदर कुछ भी नहीं है। फर्टिलाइजेशन जैसे हुई, एग और स्पर्म जाइगोट बनाते हैं। देखो फर्टिलाइजेशन जैसे होती है, होता क्या है? एग और स्पर्म जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद बच्चे जाइगोट बनता है और जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है और उसके बाद माइक मैं तोड़ दूंगी यहाँ की चीजें, सॉरी यार। लास्ट क्लास में बॉटल गिर गई, इस क्लास में ये क्या माउस गिर गया, ठीक है। हाँ, तो एम्ब्रियो बनने के बाद आपके ऑर्गन डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, ऑर्गन डिफरेंशिएशन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यही वुल्फ ने कहा था कि जब अंडाणु और शुक्राणु जो हैं उनमें निषेचन होता है, निषेचन के बाद उसमें क्या होगा? पूर्ण अंग विकसित होने लग जाते हैं, ऑर्गन्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो अब तुम लोग बताओगे, अब तुम लोग मुझे फिर से कमेंट सेक्शन में बताओगे कि क्या ऐसा होता है कि एग और स्पर्म अनडिफरेंशिएटेड होते हैं पहले और उसके बाद उसमें ऑर्गन डिफरेंशिएशन होता है। ऐसा ही तो होता है। जो थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस थी बच्चे, उसको बाद में एक्सेप्टेंस हुई ना, जब मेंडल ने लॉ दिया उसके बाद की बातें हैं कि एक्सेप्ट किसको किया गया, किसको नहीं किया गया, ठीक है। चलो, तो ऐसा ही तो होता है बेटा, ऐसा ही तो होता है ना। तो दिस थ्योरी हैज बीन एक्सेप्टेड। पहली थ्योरी जो थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था और जो थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस है जो कि वुल्फ ने दी थी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। आई होप बच्चे आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरी की बात करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सी थ्योरी होगी? अगली थ्योरी पे आते हैं। अब देखो, अगली थ्योरी आ जाती है थ्योरी ऑफ एक्वायर कैरेक्टर। थ्योरी ऑफ एक्वायर कैरेक्टर लेमार्क ने दी थी। अब ये थ्योरी क्या बोलती है? ये थ्योरी बोलती है कि जो भी कैरेक्टर, कुछ कैरेक्टर का मतलब होता है गुण, एक तरीके से गुण बोल सकते हो, ठीक है। जो भी गुण आपको बाय बर्थ नहीं मिलते हैं, जैसे मुझे कुछ गुण बाय बर्थ मिले, मुझे कुछ कैरेक्टर बाय बर्थ मिले कि मेरी हाइट इतनी लंबी होगी, उसकी जीन्स मुझ में है, उसका डीएनए मुझ में। अभी याद रख लेना कि जीन्स की वजह से आपके कैरेक्टर दिखते हैं आपकी बॉडी में, ठीक है। अगर आपको जीन का मतलब नहीं पता है, ठीक है, इतना तो बेसिक पता ही होता है कि मेरा आजकल हम बोलते हैं कि आजकल कोई है यार, मेडिकल का, नॉन मेडिकल बैकग्राउंड, कोई भी बैकग्राउंड का स्टूडेंट है तो उसको इतना पता ही होता है, अच्छा यार मेरी हाइट लंबी नहीं है, यार मेरे माता पिता की हाइट लंबी नहीं थी, जीन्स मुझ में ऐसी हैं कि मेरी जीन्स भी मुझ में, मुझे जीन्स, मेरा
माता पिता का डीएनए मुझ में आया होगा, तो डीएनए अब उनका डॉर्फनेस का आया होगा, छोटी हाइट का आया होगा, तो मैं भी आगे छोटी हाइट की प्रोड्यूस होंगी। तो इतनी टर्मिनोलॉजी आपने सुनी हुई होगी, ठीक है, कि यार जीन्स ही ऐसे, जेनेटिकली ऐसा है यार, हेयर फॉल हो रहा है यार, जेनेटिकली ऐसा है, मेरे बाल बहुत घने यार, जेनेटिकली ऐसा है। ये चीज सबने सुनी होगी, ये चीज सबने सुनी होगी और कही भी होगी, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ एक्वायर कैरेक्टर बच्चे ये कहता है कि कुछ चीजें आपको बाय बर्थ मिलती है, जेनेटिकली मिल रही है, मतलब जीन्स के थ्रू आपको मिल रही है। जैसे मान लो मैं छोटी हाइट की हूं, तो मेरी हाइट जो है वो मुझे जेनेटिकली मिली है। मैं एकदम से लंबी पैदा नहीं हो सकती थी क्योंकि मेरे माँ बाप भी छोटी हाइट के हैं, ऐसा है नहीं, बट मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। अब मान लो मेरे बहुत कर्ली बाल है, मान लो मेरे बाल स्ट्रेट है, मान लो मेरे बाल बहुत स्ट्रेट हैं। अब मैं बोलूंगी यार जेनेटिकली मेरी माँ के बाल भी ऐसे हैं तो मेरे बाल ऐसे हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें मुझे बाय बर्थ मिली हैं, बाय बर्थ मुझे सारी चीजें मिली हैं, जीन्स के थ्रू मुझे मिली हैं। एक बात क्लियर हो गई। अब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मैं अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर करती हूँ, मतलब जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही हूँ वैसे वैसे मुझ में कुछ कैरेक्टर आते हैं। मान लो मैंने आज सोचा यार जिम ज्वाइन कर लेते हैं, मुझे चाहिए अच्छे डोले शोले, मुझे चाहिए अच्छे डोले शोले, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 1-2 साल कड़ी मेहनत करके बहुत ऐसे डोले शोले उगा लिए। डोले शोले उगा लिए नहीं, देखो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है, उसमें भी उगाना, डोले शोले बना लिए, सॉरी डोले शोले बना लिए, ठीक है। अब देखो क्या हुआ। अब ये वाला कैरेक्टर जो डोले शोले मैंने बनाए वो मैंने एक्वायर किया कैरेक्टर, अपने जीवन काल में मैंने ये कैरेक्टर खुद बनाया। ये मुझे जेनेटिकली नहीं आया कि यार मेरी मम्मी के भी डोले हैं, मेरे पापा के भी डोले हैं, चल इसकी बेटी के भी डोले हो, वैसा नहीं है। ये कैरेक्टर मैंने खुद एक्वायर किया, ये कैरेक्टर मैंने खुद अपनी बॉडी में लाया है। तो लेमार्क जी का ये कहना था कि जो भी कैरेक्टर मैं अपने जीवन काल में एक्वायर करती हूँ, जो मुझे बाय बर्थ नहीं मिले हैं, जो मैं अपने जीवन काल में मैं कैरेक्टर एक्वायर करती हूँ, वो आगे आने वाली प्रोजेनी का मतलब है जो मेरे आगे आने वाले बच्चे होंगे उनमें भी वो कैरेक्टर जाएगा। तो क्या ऐसा होगा, अगर मैंने अपनी लाइफ टाइम में डोले शोले बना लिए तो क्या होगा, तो क्या मैंने डोले शोले बनाए, तो क्या मेरे आगे बच्चा होगा, चाहे लड़का होगा लड़की होगा, क्या उसमें भी डोले शोले जाएंगे? पता चला कि बच्चा जन्म जात ही डोले शोले के साथ पैदा हो रहा है, ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होता है। तो लेमार्क का कहना था कि जो भी कैरेक्टर आप एक्वायर करते हो अपनी लाइफ टाइम के दौरान, वो कैरेक्टर आगे ट्रांसमिट होते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। इस थ्योरी को फेल किया गया था, इस थ्योरी को रिजेक्ट किया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था वाइजमैन। अब नाम ही वाइज है तो बंदा तो वाइज होगा, ठीक है, अब इंसान तो वाइज होगा। वो वाइजमैन ने बोला था नहीं लेमार्क ऐसा नहीं होता है, मैं बताता हूं तुझे क्या चीज होती है। लेमार्क ने इसके लिए अलग थ्योरी, नॉट लेमार्क, वाइजमैन ने इसके लिए अलग थ्योरी भी दी थी, जो हम आगे पढ़ेंगे कि वाइजमैन ने भी इसके लिए क्या क्या थ्योरी दी थी। आई होप आपको थ्योरी ऑफ एक्वायर कैरेक्टर जो लेमार्क ने दी थी वो समझ में आ गई होगी। तो देखो लेमार्क ने क्या बोला था कि जो नए कैरेक्टर आप एक्वायर करते हो, नए कैरेक्टर एक इंडिविजुअल एक्वायर करता है, वो आगे आने वाली प्रोजेनी को पास होना चाहिए, वो आगे आने वाली प्रोजेनी को पास होता है, ठीक है। हिंदी में भी समझते हैं, अर्जित लक्षणों का सिद्धांत जो कि लेमार्क ने दिया था। अब इस सिद्धांत का क्या कहना है, इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी जीव अपने जीवन काल में जो भी नया लक्षण या विशेषता अर्जित करता है वह उसकी संतान को भी प्राप्त हो जाती है। मैंने बोला मुझे डोले शोले आ गए, वाह मेरे डोले शोले आ गए, आगे मेरा अगर लड़का पैदा होगा तो उसको मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं होगी क्योंकि उसमें भी डोले शोले आएंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना, ऐसा तो नहीं होता है। तो इस थ्योरी को रिजेक्ट किया गया था। किसने रिजेक्ट किया था? वाइजमैन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस थ्योरी को रिजेक्ट किया था। उन्होंने ये बोला कि लेमार्क ऐसा नहीं होता है यार। लेमार्क ने बोला हाँ ऐसा होता है। उन्होंने बोला मैं तुझे एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा। तो वाइजमैन ने क्या बोला? वाइजमैन ने एक्सपेरिमेंट किया चूहों पे। क्या एक्सपेरिमेंट किया? वाइजमैन ने क्या किया कि 2 चूहे लिए, फीमेल चूही बोलने वाली थी मैं, फीमेल चूहा लिया और मेल चूहा लिया, ठीक है, फीमेल चूहा लिया और मेल चूहा लिया, ठीक है। उन्होंने क्या किया, फीमेल चूहे की भी पूंछ काट दी और मेल चूहे की भी पूंछ काट दी। मतलब उसने बोला ये कैरेक्टर वो अपनी लाइफ टाइम पे एक्वायर करें, मतलब जो फीमेल और मेल चूहा जिनकी वाइजमैन ने टेल काट दी, मतलब ये कैरेक्टर उन्होंने एक्वायर कर दिया।
अब वो चूहे जो हैं, फीमेल और फीमेल चूहे जो हैं, अब वो दोनों टेललेस है, वो अब उन दोनों में पूंछें नहीं है। तो उसने बोला वाइज मैन ने कि अगर ऐसा हो, अगर लेमार्क तेरी थ्योरी के हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि अगर इस फीमेल की मैंने पूंछ काट दी, इस मेल की मैंने पूंछ काट दी, आगे इन दोनों का जो बच्चा चूहा होगा, बेबी चूहा होगा, उसकी भी पूंछ नहीं आएगी। पर हुआ क्या यहाँ पे, जब वाइज मैन ने फीमेल चूहे और मेल चूहे की क्रॉसिंग की, मेल चूहे और फीमेल चूहे के बीच में क्रॉसिंग की या मेटिंग करवाई, तो आगे जो बेबी चूहा आया उसकी टेल थी, उसकी पूंछ थी। तो वाइजमैन ने लेमार्क को बोला देख ले ऐसा होता है, देख ले ऐसा होता है कि अगर ऐसा होता कि जो कैरेक्टर इन्होंने अपने लाइफ टाइम एक्वायर किया, क्या टेललेस, पूंछलेस, ठीक है, टेललेस कैरेक्टर इन्होंने अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर किया, पर वो उसकी आगे आने वाली प्रोजेनी में ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, वो उसकी आगे आने वाले बच्चे में ट्रांसमिट नहीं हो रहा है। तो वाइजमैन ने बोला लेमार्क तेरी थ्योरी गलत है। लेमार्क फिर भी नहीं माने। तो वाइजमैन ने बोला ले यार, 22 बार एक्सपेरिमेंट कर दिए उसने, 22 बार कॉन्टिन्यूसली, रेपिटेटिवली मतलब बार बार उसने यही एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उसने फीमेल की पूंछ काटी, मेल की पूंछ काटी, और आगे जो प्रोजेनी उनको मिल रही थी वो प्रोजेनी में पूंछ आ रही थी। तो वाइजमैन ने बोला ले देख, 22 बार मैंने कर डाला एक्सपेरिमेंट, 22 बार अब गलत नहीं हो सकती हैं चीजें। तो वाइजमैन ने ये बोला कि यार आगे जो कैरेक्टर जाते हैं ना, आगे इस बच्चे में जो कैरेक्टर जाएंगे ना, वो एक्वायर कैरेक्टर नहीं जाते हैं, जो हमने लाइफ टाइम एक्वायर कैरेक्टर किए हैं वो नहीं जाते, जो आपकी जीन्स में है, जो मेरी जीन्स है, जो मेरे डीएनए में कैरेक्टर हैं, वो आगे वाली प्रोजेनी को ट्रांसफर होते हैं। जो इसके डीएनए में है, जो इस चूहे के डीएनए में जीन्स है, वही जीन आगे जाएंगी। ऐसा नहीं है कि जो कैरेक्टर हमने अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर किया है, जैसे पूंछ काटी मतलब अब चूहे की पूंछ नहीं है, मिक्स हो जा रहा है बड़ा यार, मिक्स हो जा रहा है यार, ठीक है, अब चूहे की पूंछ नहीं है। तो अब ऐसा नहीं होगा कि आगे आने वाले चूहे में भी वो पूंछ ना हो। आई होप बच्चे आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूं, ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। ओके चलो ठीक है, बात क्लियर। तो यहाँ पे लिखा गया है जो मेन क्रिटिसिज्म जो लेमार्क को मिला था, एक तो वो मेंडल से मिला था, वो हम आगे पढ़ेंगे मेंडल की थ्योरी में, ठीक है, मेंडल से पढ़ेंगे हम आगे आने वाली थ्योरी में। और वाइजमैन ने मैंने आपको बता दिया, वाइजमैन ने ये एक्सपेरिमेंट दिया था, ठीक है बच्चे, इतनी चीजें हो गई क्लियर। 3 थ्योरी अबे पढ़ी हमने, एक थ्योरी मैंने आपको स्वमरडैम की थ्योरी बताई, दूसरी थ्योरी मैंने आपको वुल्फ की थ्योरी बताई, तीसरी थ्योरी बच्चे मैंने आपको लेमार्क की थ्योरी बताई। तीसरी थ्योरी मैंने आपको बताई लेमार्क की, कि लेमार्क ने बोला कि जो एक्वायर कैरेक्टर है, जो आप अपने जीवन काल में ही कैरेक्टर एक्वायर करते हो, वो आगे ट्रांसमिट होता है। बट वाइजमैन ने बोला नहीं भाई, नहीं भाई लेमार्क, ऐसा नहीं होता है। ले मैंने 22 बार एक्सपेरिमेंट कर डाले, अब तू बोल कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो लेमार्क की थ्योरी को फेल करने वाला साइंटिस्ट था वाइजमैन, जिसने चूहों पे एक्सपेरिमेंट किया था। आई होप बच्चे इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कमेंट सेक्शन में मुझे बताते रहना, ठीक है, कमेंट में मुझे बताते रहना इतनी चीजें आपको क्लियर हो रही हैं। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आ जाता है थ्योरी ऑफ पेनजीन्स। थ्योरी ऑफ पेनजीन की थ्योरी जो कि डार्विन ने दी थी, चार्ल्स डार्विन। बायो वालों ने नाम सुना होगा, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, चार्ल्स डार्विन, ठीक है। चार्ल्स डार्विन ने इसके अलावा थ्योरी ऑफ पेनजीन्स भी दी थी, अब डार्विन ने देखो क्या बोला था, डार्विन ने बड़ी एक्साइटिंग चीजें बोली थी यार। देखो आ जाओ सुन लो ध्यान से सुन लो। डार्विन ने देखो क्या बोला, मान लो मैं तो हुई, मतलब हूं मैं, मान लो नहीं, मैं तो हुई, लेट अस सपोज मैं हूं, मेरी बॉडी के प्रत्येक अंग, मेरी बॉडी के हर पार्ट की इनविजिबल कॉपी है। मेरी बॉडी के हाथ है तो इसकी इनविजिबल कॉपी मेरे अंदर है, अगर बाजू है तो उसकी इनविजिबल कॉपी है, मुंह है तो उसकी इनविजिबल कॉपी है, बाकी पूरी बॉडी जो है उसके इनविजिबल पार्ट है। मतलब हर पॉइंट का, जो आपका हर ऑर्गन होता है, उसकी इनविजिबल कॉपी हमारी बॉडी में होती है। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, वो सारी इनविजिबल कॉपी ब्लड के थ्रू सेक्स ऑर्गन्स में ट्रांसमिट होती हैं और आगे एक नया इंडिविजुअल बनता है।
तुक है इस बात का? क्या इस बात का कोई तुक है, कोई लॉजिक है? नहीं। इस थ्योरी को भी बेटा रिजेक्ट कर दिया गया था। मैं आप लोगों को डार्विन की थ्योरी बता रही हूं, जो कि थ्योरी ऑफ पेंजीन है। डार्विन ने बोला कि हर ऑर्गन की, ह्यूमन की बॉडी का जो हर ऑर्गन होता है उसकी एक कॉपी पाई जाती है, उसकी एक कॉपी पाई जाती है जो ब्लड के थ्रू सेक्स ऑर्गन में जाती है। सेक्स ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? एग और स्पर्म। ब्लड के थ्रू वो उनमें जाएगी। जैसे ही उसमें फर्टिलाइजेशन होगा तो आगे एक पूरा इंडिविजुअल बन जाता है। तो ऐसा होता नहीं है ना बेटा, ऐसा नहीं होता है। और उन्होंने उन छोटे छोटे जो इनविजिबल कॉपी होता है उसका नाम रखा था जेम्यूल्स। उनका नाम रखा था जेम्यूल्स। उन्होंने कहा कि हर बंदे की बॉडी में जेम्यूल्स बनते हैं, इनविजिबल कॉपी होती हैं, और वो जेम्यूल ब्लड के थ्रू रिप्रोडक्टिव पार्ट में जाते हैं। और जैसे ही निषेचन होता है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, वैसे ही आपका नया इंडिविजुअल बन जाता है। तो ये थ्योरी को भी रिजेक्ट किया गया था, क्योंकि ऐसा भी नहीं होता, ऐसा भी नहीं होता ना। तो इस थ्योरी को भी बेटा रिजेक्ट कर लिया गया था, इस थ्योरी को भी रिजेक्ट कर दिया गया था। आई होप इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। अब हिंदी में आते हैं, हिंदी वाले बच्चों के लिए भी देख लेते हैं, ठीक है? चलो, पेंजीन सिद्धांत, थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस, पेंजीन सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। इतनी बात हम कर चुके थे। इस सिद्धांत के अनुसार शरीर के प्रत्येक अंग की बहुत ही सूक्ष्म और अदृश्य लेकिन सटीक प्रतिलिपियां जिन्हें जेम्यूल कहा जाता है, रक्त द्वारा प्रजनन अंगों तक पहुंचती है। जेम्यूल रक्त द्वारा प्रजनन अंगों यानी कि रिप्रोडक्टिव पार्ट तक पहुंचता है। निषेचन के बाद ये जेम्यूल शरीर के विभिन्न भागों में जाके संबंधित अंग का आकार ले लेते हैं, संबंधित अंग का निर्माण करते हैं। तो आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी जेम्यूल कहा गया है, छोटे छोटे सूक्ष्म अदृश्य प्रतिलिपियों को, कि वो जो है वो रक्त के द्वारा प्रजनन अंगों यानी कि रिप्रोडक्टिव पार्ट में जाते हैं। और जैसे ही निषेचन होता है, निषेचन के बाद वो जेम्यूल निषेचन के बाद वो जेम्यूल संबंधित अंग का निर्माण करते हैं, संबंधित अंग का निर्माण करते हैं, पूरा इंडिविजुअल बना देंगे। ठीक है, आई होप बच्चे आपको ये थ्योरी भी समझ में आ गई होगी, थ्योरी ऑफ पेंजीन भी समझ में आ गई होगी। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आई है समझ की नहीं आई है। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी पे आते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट थ्योरी पे आते हैं। नेक्स्ट थ्योरी है बेटा जर्म प्लाज्म थ्योरी। जर्म प्लाज्म थ्योरी, जो कि वाइजमैन, जिसने लेमार्क की थ्योरी पे चांटा मारा था, जिसने लेमार्क की थ्योरी को बोला था भाई लेमार्क ऐसा नहीं होता यार, मैं बताता हूं तुझे कैसा होता है। तो वाइजमैन जो थे बेटा, जो वाइजमैन थे, उन्होंने थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म दी थी, जर्म प्लाज्म थ्योरी दी थी। तो इस थ्योरी का सिद्धांत वही कहता है, इस थ्योरी का सिद्धांत वही कहता है जो वाइजमैन ने उस टाइम पे बोला था। उसने बोला था कि जो आप एक्वायर कैरेक्टर, जो ट्रेट आप एक्वायर करते हो, उसके थ्रू आगे वो आगे पास ऑन नहीं करते हैं। जो कैरेक्टर आपके गैमीट्स में होते हैं, जो कैरेक्टर आपके रिप्रोडक्टिव सेल्स में होते हैं, जो कैरेक्टर आपके रिप्रोडक्टिव सेल्स में होते हैं या प्रजनन अंगों में होते हैं, वही चीजें आगे पास होती हैं, वही चीजें आगे पास होती है। ठीक है, तो जो आपके वाइजमैन थे बच्चे, उन्होंने बोला कि बॉडी में दो तरीके के उत्तक पाए जाते हैं, दो तरीके के टिश्यूज पाए जाते हैं, जिनको उन्होंने जर्म प्लाज्म और सोमैटोप्लाज्म का नाम दिया। जर्म प्लाज्म और सोमैटोप्लाज्म का नाम दिया। उन्होंने बोला कि जो प्रजनन संबंधी उत्तक होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव टिश्यूज होते हैं, वो आपके जर्म प्लाज्म में आ जाते हैं, और सोमैटोप्लाज्म में रिप्रोडक्शन को छोड़ के जितने भी बॉडी में उत्तक आते हैं, जितने भी एक प्लांट की बॉडी में, एनिमल की बॉडी में उत्तक आते हैं, वो आपके सोमैटोप्लाज्म में आते हैं। मैं आपको थ्योरी ऑफ वाइजमैन बोल रही हूं। मैंने तुम लोगों को बोला कि वाइजमैन ने बोला कि हमारी बॉडी में दो तरीके के उत्तक पाए जाते हैं, दो तरीके के उत्तक पाए जाते हैं, जर्म प्लाज्म और सोमैटोप्लाज्म, जर्म प्लाज्म और सोमैटोप्लाज्म। उन्होंने बोला जर्म प्लाज्म का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव टिश्यूज, रिप्रोडक्टिव टिश्यूज, प्रजनन उत्तकों को जर्म प्लाज्म कहा जाता है। और जो सोमैटोप्लाज्म होता है वो आपका
का प्रजनन अंगों को छोड़ के बाकी जो सारे ऊतक होते हैं उनको कहा जाता है। ठीक है, अब वाइजमैन ने इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कहा कि जो भी कैरेक्टर आगे आने वाले प्रोजेनी, आगे आने वाले बच्चे, आगे आने वाली संतान में पास होते हैं तो वो जर्म प्लाज्म से जाते हैं, वो जर्म प्लाज्म से जाएंगे सोमेटोप्लाज्म में जो भी चेंजेस आते हैं वो आगे आने वाली प्रोजेनी में पास नहीं होते हैं। तो कौन से कैरेक्टर आगे आने वाली प्रोजेनी में जाते हैं? जिसमें जो जर्म प्लाज्म को चेंज करे। देखो कोर है वो वही चीज है, कोर वही चीज है। अब जो सोमेटोप्लाज्म होते हैं वो आपके रिप्रोडक्टिव ऊतक, प्रजनन ऊतकों को छोड़ के सारे ऊतक हैं। ठीक है, अब जो आपके सोमेटोप्लाज्म है बच्चे, सोमेटोप्लाज्म में चेंजेस आपके जो लाइफ टाइम में चेंजेस आते हैं उसकी वजह से आते हैं। ठीक है, जर्म प्लाज्म में अगर आप में चेंज आएगा तो आगे आने वाली प्रोजेनी में तब चेंज आएगा। अगर सोमेटोप्लाज्म में कोई चेंज आ रहा है तब आगे आने वाली प्रोजेनी में कोई चेंज नहीं होगा। इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली वाइजमैन सिर्फ इतना बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी कैरेक्टर आगे आने वाली प्रोजेनी में पास होता है, जो भी गुण आगे आने वाली प्रोजेनी में पास होता है वो यहां से पास होता है, वो जर्म प्लाज्म से पास होता है, वो सोमेटोप्लाज्म से पास नहीं होता है। आई होप बच्चे इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो हमने बेटा 5 थ्योरीज पढ़ी। उन थ्योरीज में मैंने आपको सबसे पहले बताई थ्योरी ऑफ प्री फॉर्मेशन थ्योरी मैंने सबसे पहले बताई, जिसमें मैंने आपको बोला प्री फॉर्मेशन थ्योरी स्वॉमरडैम और बोनेट ने दी थी, जिसका मतलब था कि जो आपका एग और स्पर्म था उनमें मिनिएचर फॉर्म, उनमें छोटा सा ह्यूमन ऑलरेडी प्रेजेंट होता है जिसको होमनक्यूलस कहा जाता है, और जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है तो वैसे वो एक नया इंडिविजुअल बना देता है। तो ऐसा तो नहीं होता था, एक थ्योरी हमने पढ़ डाली थी। फिर हम आए थे थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस पे, जिसमें मैंने आपको बोला था कि वुल्फ ने वो थ्योरी दी थी। वुल्फ ने कहा था कि जो अंडाणु और शुक्राणु होते हैं वो अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, वो अविभेदित होते हैं, और जैसे ही निषेचन होता है, निषेचन होकर युग्मज बनता है तो उसके बाद डिफरेंशिएशन होना शुरू हो जाता है। उसके बाद विभिन्न अंगों का डिफरेंशिएशन या डिफरेंट अंगों का विभेदन शुरू होने लग जाता है। आई होप आपको थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस भी क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, उसके बाद हमने देखी थी बेटा थ्योरी ऑफ एक्वायर कैरेक्टर, जो मैंने बोला था कि लेमार्क ने दी थी। लेमार्क ने बोला था कि जो भी कैरेक्टर हम एक लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं, जो भी कैरेक्टर हम अपने जीवन काल में नया लक्षण या विशेषता अर्जित करते हैं, वो आगे आने वाली प्रोजेनी में पास होता है। पर इस थ्योरी को रिजेक्ट करने वाले साइंटिस्ट थे वाइजमैन, जिन्होंने बोला भाई लेमार्क ऐसा नहीं होता है, होता ये है कि जो भी कैरेक्टर आप लाइफ टाइम में एक्वायर करते हो वो आगे पास नहीं करता है। जो भी कैरेक्टर आपके जीन्स में होता है, जो भी कैरेक्टर आपके रिप्रोडक्टिव सेल में होता है या जर्म प्लाज्म में होता है, वो चीजें आगे आने वाली प्रोजेनी में ट्रांसमिट करती हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था थ्योरी ऑफ पेंजिन, जो आपकी डार्विन ने दी थी। डार्विन ने जेम्यूल्स का कॉन्सेप्ट दिया था। डार्विन ने क्या बोला था बेटा? डार्विन ने बच्चे बोला कि हर ऑर्गन का एक छोटी सी इनविजिबल कॉपी होती है जिसको जेम्यूल कहा जाता है, और जेम्यूल्स फर्टिलाइजेशन के बाद एक पूरा पार्ट बना देते हैं, एक पूरा ऑर्गन बना देते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई थी। अब उसके बाद आ जाता है जर्म प्लाज्म थ्योरी। उसके बाद आ जाती है बच्चे जर्म प्लाज्म थ्योरी, जो कि आपकी दी थी किसने? जो कि आपकी दी थी वाइजमैन ने। उन्होंने कहा था कि 2 तरीके के उत्तक पाए जाते हैं, जर्म प्लाज्म उत्तक और सोमेटोप्लाज्म उत्तक, और उन्होंने बोला आगे जो कैरेक्टर एक बच्चे में पास होते हैं वो जर्म प्लाज्म उत्तक से पास होते हैं, ना कि सोमेटोप्लाज्म से। आई होप बच्चे आपको पांचों थ्योरीज समझ में आ गई होंगी। इन थ्योरीज को बोला जाता है बच्चे प्री मेंडेलियन थ्योरी। इन थ्योरी को बोला जाता है प्री मेंडेलियन थ्योरी। क्यों बोला जाता है? कि मेंडल से पहले जेनेटिक्स का आधार, जेनेटिक्स के बारे में किन साइंटिस्ट ने बोला था, तो इसीलिए इसको बोला जाता है प्री मेंडल थ्योरी। मेंडल से पहले आने वाली थ्योरीज को प्री मेंडेलियन थ्योरीज कहा जाता है। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम टर्मिनोलॉजी वाले पोर्शन पे आएंगे। हाँ, मेरी शायद तुम्हें पानी पीने की आवाज फिर से आ रही होगी यार, सॉरी। नहीं तो बार बार माइक निकालना। आज कल की क्लास में भी मुझे ये हो रहा था, शायद अगर तुम्हें पता हो, जो बच्चे रेगुलर होंगे, कल की क्लास में भी मुझे ऐसे हो रहा है। देखो माइक की जगह बाइक बोल रही हूँ यार, कुछ पैकेटीन की जगह मैंने पता नहीं क्या बोल दिया था कल।
क्लासेस ज़्यादा लग रही है ना आजकल, तो सब कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, बट डोंट वरी अबाउट दैट। पढ़ाने में मैं कोई कमी नहीं रखूंगी, ठीक है, और तुम पढ़ने में कोई कमी मत रखना, ठीक है। चलो मैं ऐसे देख रही हूँ जैसे कमेंट सेक्शन देख, चलो टर्म्स के बारे में हम जानेंगे, टर्म्स के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि इन टर्म्स के बाद हम मेन मुद्दे पे आने वाले हैं, मेंडल पे आने वाले हैं। मेंडल ने जेनेटिक्स का आधार दिया था बच्चों, तो मेंडल के बारे में हम जानेंगे। तो उससे पहले हमें थोड़ी बहुत टर्म्स का पता होना चाहिए, ठीक है, उससे पहले हमें थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजी का पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं बच्चे जीन पे, सबसे पहले आ जाते हैं जीन पे। जीन का क्या मतलब होता है? मैं बोल रही थी ना कि मेरी बॉडी में डीएनए मेरे माता पिता का आया हुआ है, मेरी बॉडी में मेरे डीएनए माता पिता का आया हुआ है, और डीएनए में जीन्स होती हैं, डीएनए में जीन्स होती हैं। जीन्स का मतलब होता है बच्चे, जीन्स का मतलब होता है ऐसी चीज जो किसी कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है, ऐसी चीज जो किसी कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है। अब ऐसी क्या चीजें होती हैं? अब देखो न्यूक्लियस के अंदर मैंने क्या बोला था, न्यूक्लियस सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम के अंदर होती हैं बच्चे जीन्स, क्रोमोसोम के अंदर होती हैं जीन्स। तो हम बोलेंगे कि जीन आपकी क्रोमोसोम पे लोकेटेड होती हैं, क्रोमोसोम पे एक स्पेसिफिक जगह पे लोकेटेड होती हैं, और जो एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है। मेरी बॉडी, अगर मान लो मेरे स्ट्रेट हेयर है, तो ये स्ट्रेट हेयर के लिए मेरी बॉडी में एक जीन है जो मेरे इस जो आपका हेयर के टाइप को डिस्क्राइब कर रही है। मतलब मेरे हेयर टाइप को डिस्क्राइब करने के लिए, मेरे हेयर टाइप को दर्शाने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए क्या है? एक जीन है। तो मैं बोलूंगी कि जीन एक ऐसा ये यूनिट ऑफ हेरिडिटी मैं तुम लोगों को समझाऊंगी, इसीलिए मैं बीच में अटक रही हूं कि क्या बोलूं मैं, क्या चीज है। जीन एक ऐसी चीज है जो कि हमारी बॉडी के एक कैरेक्टर को कंट्रोल करिए। मेरी हाइट अगर बहुत लंबी है तो उसके लिए मेरी बॉडी में जीन होगी जो उस कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है। तो आप बोलेंगे कि जीन एक यूनिट ऑफ हेरिडिटी है। यूनिट ऑफ हेरिडिटी का क्या मतलब होता है? हेरिडिटी का मतलब होता है कि ऐसी चीज जो आगे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होती है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होती है। मान लो मेरी हाइट बहुत लंबी है, अब मेरे बच्चों की हाइट भी बहुत लंबी होगी, तो मैं बोलूंगी यूनिट ऑफ हेरिडिटी उसको, कि कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं, उसको बोला जाता है हेरिडिटी। तो जीन एक यूनिट ऑफ हेरिडिटी है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होती है और एक कैरेक्टर को कंट्रोल करती है। अगर मेरी बॉडी में, अगर मान लो मेरी बॉडी में क्या है, और क्या, मेरी आंखों का कलर अगर काला है तो मेरी बॉडी में इसके लिए जीन है। तो जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है, जीन मेरी आंखों के कलर को कंट्रोल कर रही है। तो आप कहेंगे जीन एक यूनिट है हेरिडिटी का, जो एक स्पेसिफिक जगह पे क्रोमोसोम के अंदर पाई जाती है और एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को कंट्रोल करती है, एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को कंट्रोल करती है। A unit of heredity that occupies a specific location on a chromosome and control a particular trait, उसको कहा जाता है एक जीन, उसको बोला जाता है बच्चे एक जीन। ठीक है, जीन का मतलब क्या हुआ? वंशानुक्रम। हेरिडिटी का मतलब होगा जो चीजें आगे पास ऑन होती रहती है, जो चीजें आगे पास ऑन होती रहती है। जैसे मान लो मेरा जो हेयर का टेक्सचर है, हेयर का टाइप है, वो मेरे मम्मी की तरह है, मान लो, तो वो अब मुझ में पास ऑन हुआ है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हुआ है, उसको हम नाम दे देते हैं बच्चे हेरिडिटी का, उसको हम नाम दे देते हैं हेरिडिटी का, या वंशानुक्रम का हम उसको नाम दे देते हैं। जीन एक वंशानुक्रम की इकाई है, मतलब यूनिट ऑफ हेरिडिटी है, जो गुणसूत्र पर एक निश्चित स्थान पे, जो क्रोमोसोम पे एक निश्चित लोकेशन पर रहती है और किसी विशेष लक्षण को नियंत्रित करती है, किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करती है, किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करती है। मेरी बाजुएं बहुत लंबी हैं, मेरी बाजुएं लंबी हैं, मेरी हाइट बहुत लंबी है, तो मेरी बॉडी में टॉलनेस की जीन है, टॉलनेस का लक्षण मेरी बॉडी में एक जीन की वजह से आ रहा है। तो मैं बोलूंगी कि मेरी बॉडी में जो कुछ लक्षण है उनको नियंत्रण करने का काम एक जीन करती है। आई होप बच्चे आपको ये टर्म समझ में आ गई होगी कि जीन का क्या मतलब होता है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि जीन डीएनए में होती है, डीएनए कहां। देखो, ये चीज तुम लोगों को याद रखनी है। एक चीज,
मैंने आपको बोला था ये आपका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर आपके क्रोमोसोम, क्रोमैटिन पाई जाती है, क्रोमोसोम पाए जाते हैं, क्रोमोसोम के अंदर बेटा डीएनए पाया जाता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए पाया जाता है और फिर उस डीएनए के अंदर जीन होती है। देखो कितना अंदर, कितनी अंदर की बात है। साइंटिस्ट यार, मुझे ऐसे लगता है कभी कभी हम कितना ही सोच पाते हैं यार, जो साइंटिस्ट होता है जिन्होंने सेल के अंदर भी देख लिया है। अब सेल है, सेल, ये सेल है, ठीक है, सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, डीएनए के अंदर जाके फिर जीन है और उस जीन के बारे में उन्होंने बताया कि वो जीन तुम्हारी बॉडी के किसी कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है। सोचो क्या दिमाग होंगे यार उनके, सोचो, मतलब एक बार सोचने वाली बात है, एक बार सोच। अब अभी भी हम ये सारी चीजें जानकर भी हम ये चीजें नहीं देख पाएंगे कि जीन, हमें पता है कि क्रोमोसोम में जीन होती है, ये होता है, पर अभी भी हमें चीजें समझ में नहीं आ पाएंगी इतना सारा चीजें पढ़ने के बावजूद भी। तो सोचो जिन साइंटिस्ट ने ये सारी चीजें डिस्कवर की है उनके दिमाग क्या होते होंगे, उनके दिमाग क्या होते होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट डेफिनेशन पे आ जाते हैं बच्चे, नेक्स्ट डेफिनेशन वाले पोर्शन पे आ जाते हैं। टाइम क्या हो रहा है यार, नेक्स्ट डेफिनेशन वाले पोर्शन पे आ जाते हैं। अगली डेफिनेशन आ जाती है बेटा अलील, अगली डेफिनेशन आ जाती है एलील। एलील का मतलब होता है अल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ जीन। एक जीन जो है, एक जीन दो फॉर्म से बनी होती है, दो फॉर्म से मिलके बनी होती है, उन दो फॉर्म्स को कहा जाता है एलील, उन दो फॉर्म्स को कहा जाता है अलील। अब आगे जब हम मेंडल के बारे में पढ़ेंगे तो मेंडल बोलते थे हाइट के बारे में, मेंडल बोलते थे प्लांट हाइट के बारे में कि टॉल और ड्वार्फ होता है। तो टॉलनेस की जीन को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल टी के साथ, टॉलनेस की जीन को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल टी के साथ। तो यहां पे जो ये कैपिटल टी कैपिटल लिखा गया है, ये दोनों ही अलील हैं, ये दोनों ही अलील हैं। एक जीन की दो अलील होती हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए अलील का क्या मतलब होता है तो आप बोलोगे दो अल्टरनेटिंग फॉर्म, दो अलग अलग फॉर्म जीन की अलील कहलाती है। दो अल्टरनेटिंग फॉर्म एक जीन की अलील कहलाई जाती है। जैसे यहां पे अगर ये जीन है, ये जीन है किसकी, टॉलनेस की जीन, ये जीन है आपकी लंबाई की, ये जीन दो अलील से मिलकर बनी है, एक कैपिटल टी और दूसरी भी कैपिटल टी है। आई होप बच्चे आपको अलील टर्म का भी मतलब समझ में आएगा, नहीं आया होगा आगे हम मेंडल के बारे में पढ़ेंगे तो वहां आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहां पे एक मात्र चीज आपने ये याद रखनी है कि एक जीन की दो अलग अलग फॉर्म होती हैं जिनको अलील कहा जाता है, जिनको एलील कहा जाता है। ठीक है बच्चे, इतनी चीजें होगी क्लियर, इतनी चीजें आई होप आपको क्लियर हो चुकी होंगी। नेक्स्ट डेफिनेशंस हम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स करेंगे। ठीक है, अभी टाइम हो गया यार, स्टूडियो आजकल लेट मिलते हैं, थोड़ा स्टूडियो का इशू हो रहा है तो स्टूडियो लेट मिलते हैं और तब तक टाइम हो जाता है। ठीक है, चलो अब देखो कहाँ गया, अब ये देखो आज की क्लास में बच्चे हमने प्री मेंडेलियन थ्योरी के बारे में पढ़ा, जिसमें मैंने आपको 5 थ्योरीज के बारे में बताया और उसके बाद मैंने आपको जीन और अलील टर्म के बारे में भी बता दिया। बाकी कल हम बाकी टर्मिनोलॉजीज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और जो भी बच्चे, अब देखो जो भी बच्चे हमारे पेड बैच में एनरोल होना चाहते हैं, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर, तो उनको क्या करना है, उनको सबसे पहले ये कोड याद रखना है, दैट इज योर Y1020, Y1020 ये कोड आपको याद रखना है। अगर आपने हमारे पेड बैचेस में एनरोल होना है तो इस कोड पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बैच में एनरोल होने के लिए बच्चे आपको करना क्या पड़ेगा वो भी मैं बता देती हूँ। ठीक है, बैच में एनरोल होने के लिए आपको सबसे पहले गूगल पे जाना है या अपने फोन पे अड्डा की मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लेना है। आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें आपको यहां पे जाना है अड्डा 24/7 पे। यहां पे आपको ऑल कोर्सेज में एग्रीकल्चर वाले सेक्शन पे जाना है। यहां पे आपको दिख रहा होगा बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर, बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर। यहां पे आपको 3 फाउंडेशन बैचेस दिख जाएंगे, फर्स्ट सेमेस्टर के, थर्ड सेमेस्टर के और फिफ्थ सेमेस्टर के। आप फर्स्ट सेमेस्टर पे तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर पे जाना है। आपको ये बैच ऐसे तो नॉर्मली 12,499 में मिलने वाला है, बट आपने क्या करना है, जो कूपन कोड मैंने आपको बताया है उसका इस्तेमाल करना है। मोर ऑफर पे जाओगे आप, मोर ऑफर पे जाने के बाद जिस कूपन कोड का मैंने मेंशन किया, जो कूपन कोड मैंने मेंशन किया, क्या मैंने आपको मेंशन किया, कूपन कोड Y10
Y1020 ये कूपन कोड बच्चे याद रखना है। Y1020 कूपन कोड आपने यहाँ पे अप्लाई कर देना है। इस कूपन कोड को अप्लाई करने के बाद आप देखोगे कि ये कोर्स आपको 2499 में मिल जाएगा। ये कोर्स आपको 2499 में मिल जाएगा। तो जो भी बच्चे पेड बैच लेना चाहते तो आप इस प्रोसीजर से पेड बैच ले सकते हो। और आपको ये भी याद रखना है कि आपने कूपन कोड ये यूज करना है, कूपन कोड ये यूज करना है, मैक्सिमम डिस्काउंट इस पे मिलेगा Y1020। ये कोड आपको इस्तेमाल करना है बच्चे, ये कोड आपको इस्तेमाल करना है, इस पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलने वाला है। ठीक है, चलो अब इसके साथ साथ जिन भी बच्चों ने मेरे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है, जो कि है एग्रीकल्चर बाय दामिनी मैम, इस पे मैं जो भी क्लासेस आपकी लेती हूँ उससे रिलेटेड पीडीएफ्स आपको यहाँ इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाते हैं। तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है और अपने यार दोस्तों को भी शेयर करके ज्वाइन करवाना है। ठीक है, उनका भी भला हो जाए, उनको भी पता चले कि यार ऐसा चैनल है जहाँ पे बीएससी सेमेस्टर की क्लासेस होती हैं या एंट्रेंस की क्लासेस होती हैं। ठीक है, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन एंड क्वेरी आपकी है तो आप इस चैनल पे मुझसे साझा कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इसको जरूर ज्वाइन करें, इसको जरूर सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में 11 बजे। ठीक है, आगे हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, टर्म्स वाले पार्ट को कंटिन्यू करेंगे और फिर हम मेंडेलियन इनहेरिटेंस शुरू कर देंगे अगली क्लास में। ठीक है, आना है, रेगुलर रहना है क्लास में, लाइक करना नहीं भूलना है, वीडियो जो वीडियो देखते हो लाइक करना है, कमेंट जो मैंने तुम लोगों को क्लास में मेंशन किया होता कि समझ आ रहा है कमेंट करो, ये करो वो करो, उस टाइम पे कमेंट करने हैं बेटा। ठीक है, चलो मिलते हैं कल की क्लास में और तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।